हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जब अंग्रेजों ने औरंगज़ेब आलमगीर को ललकारा, इंडिया कंपनी 1603 में हिंदुस्तान आमद के बाद मुसलसल फतूहात हासिल करती चली गई और इस दौरान दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक मुल्क पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक शिकस्त हुई थी जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। बाद में कंपनी ने अपने माथे से ये दाग धोने की सरतोड़ कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराज अल-दौला और टीपू सुल्तान पर फतह हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें बुरी शिकस्त खाने के बाद अंग्रेज सफीरों को हाथ बांधकर और दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल शहंशाह से मुआफी मांगने फिर मजबूर होना पड़ा था। वाकया कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कयाम के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी तिजारती कोठियां कायम करके तिजारत शुरू कर दी थी। इन इलाकों में हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर वाक़ सूरत और बम्बे और मशरिक में मद्रास और मौजूदा कलकत्ता शहर से 20 मील दूर दरियाए गंगा पर वाक़ बंदरगाहें हगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज हिंदुस्तान से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और मदनियात ले जाते थे। खास तौर पर ढाके की मलमल और बिहार के कलमी शोरे जो बारूद बनाने में इस्तेमाल होता है कि इंग्लिस्तान में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों के सामान तिजारत पर टैक्स आयद नहीं किया जाता था, बल्कि उनके कल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। मुगलों की तिजारती पॉलिसी पर तनाज़ो। इसी जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगीजी और विलिंदेजी ताजिरों के अलावा कई आजाद ताजिर भी इसी इलाके में सरगर्म थे। उन्होंने मुगल हुक्काम से मिलकर अपने लिए वही तिजारती हुकूक हासिल कर लिए जो अंग्रेजों के पास थे। जब यह खबर लंदन में कंपनी के सदर दफ्तर पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सरबराह जोज़ा चाइल्ड के गैज़ व गज़ब की इंतहा ना रही। उन्हें यह गवारा नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सादार बने। इस मौके पर जोज़ा चाइल्ड ने जो फैसला किया वो अजीब ही नहीं, गरीब ही नहीं, बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने हिंदुस्तान में मुकीम कंपनी के हुक्काम से कहा कि वो बहराए अरब और खुजन बंगाल में मुगल बहरी जहाजों का रास्ता काट दें और जो जहाज उनके हत्थे चढ़े इसे लूट ले। यही नहीं बल्कि 1686 में चाइल्ड ने इंग्लिस्तान से सिपाहियों की 2 पलटनें भी हिंदुस्तान भिजवा दी और उन्हें हिदायत दें कि हिंदुस्तान में मुकीम अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चिटागांग पर कब्जा कर ले। जिंग चाइल्ड, उनके नाम की मुनासबत से इस जंग को जिंग चाइल्ड भी कहा जाता है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब इसे चाइल्ड का बचगानापन कहीं या फिर उसकी दीदा दिलेरी कि वो मुबल्लिग 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया की सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा है। इस जमाने में हिंदुस्तान पर औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी और दुनिया की कल GDP का 1/4 हिस्सा यहीं पैदा होता था। माशी तौर पर उसे तकरीबन वही मकाम हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब के अहद में सल्तनत की सरहदें काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पांडिचेरी तक 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई थीं। यही नहीं, औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मरहटों से लड़ के इस कदर तजुर्बाकार हो चुकी थीं, वो इस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबादार शाइस्ता खान के फौजियों की तादाद 40,000 से ज्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल फौज की कल तादाद 9 लाख से भी ज्यादा थी और उसमें हिंदुस्तानी, अरब, अफगान, ईरानी, हत्ता के यूरोपी तक शामिल थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ तबलन जंग बजा तो बम्बे में तैनात कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिए। इसके जवाब में सियाफाम मुगल अमीर अल-बहर सैयदी याकूत ने एक ताकतवर बहरी बेड़े की मदद से बम्बे का मुहासरा कर लिया। आंखों देखा अहवाल। इस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नामी एक अंग्रेज बम्बे में मौजूद थे, जिन्होंने बाद में एक किताब लिखकर इस वाक़ये का वाहिद आंखों देखा हाल कलमबंद किया। वो लिखते हैं, सैयदी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दाग कर सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ली। अफरा तफरी के आलम में गोरी और काली औरतें आधे कपड़े नीम बरहना पहने हुए सिर्फ बच्चे उठाए हुए भागी चली जा रही थीं। हैमिल्टन के मुताबिक सैयदी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के इलाके लूटकर वहां मुगलिया झंडा गाड़ दिया
और जो सिपाही मुकाबले के लिए गए उन्हें काट डाला और बाकियों को गिले में जंजीरें पहनाकर बम्बे की गलियों से गुजारा गया। बम्बे का इलाका खासे अरसे से पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब इंग्लिस्तान के बादशाह ने पुर्तगाली शहजादी से शादी की तो ये बंदरगाह इसके जहेज में अंग्रेजों को मिल गई और उन्होंने वहां एक मजबूत कला तामीर करके तिजारत शुरू कर दी। 14 माह तवील मुहासरा। रफ्ता रफ्ता न सिर्फ समंदर पार से अंग्रेज ताजिर, सिपाही, पादरी, मेमार और दूसरे हुनरमंद यहाँ आकर आबाद होने लगे, बल्कि हद से हिंदुस्तानियों ने भी यहाँ रहाइश इख्तियार कर ली और शहर की आबादी तेजी से फैलने लगी। अब यही आबादी भाग कर कले में पना गुज़ीन थी और कला सैयदी याकूत के नरगे में था। जल्द ही अशियाए खुर्दो नोश एक करके खत्म होने लगे। दूसरी तरफ बीमारियों ने हल्ला बोल दिया और कले में महसूर अंग्रेज बम्बे के मसमूम मौसम का शिकार होकर एक के बाद दीगरे मरने लगे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक और सानिहा ये गुजरा के कंपनी के मुलाजिम आंख बचाकर भाग निकलते थे और सीधे जाकर सैयदी याकूत से जा मिलते थे। यही नहीं बल्कि हैमिल्टन की गवाही के मुताबिक उनमें से कई मजहब तब्दील करके मुसलमान भी हो गए। सैयदी अगर चाहते तो हमला करके किले पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही किला पक्के हुए आम की तरह खुद ही उनकी झोली में आ गिरेगा, इसलिए उन्होंने दौर से गोलाबारी ही पर इक्तिफा की। ये सूरत हाल मुल्क के मशरकी हिस्से में भी पेश आई, जहां बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के दस्तों ने हगली के मकाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को घेरे में ले लिया और आमद व रफ्त के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए। बंगाल का मुहासरा तो जल्द ही खत्म हो गया और दोनों फरीकों ने सुलह कर ली, लेकिन बम्बे में यह सिलसिला 15 माह तक दराज हो गया। आखिर अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 सफीर औरंगजेब के दरबार में भिजवा दिए ताकि वो शिकस्त की शराइत तय कर सकें। मुगल दरबार में हाजिरी। इन सफीरों के नाम जॉर्ज वेल्डन और अब्राम नवार थे। ये कई माह की बेसूद कोशिशों के बाद बिलाखिर सितंबर 1690 को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार तक रसाई हासिल करने कामयाब हो गए। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह से बंधे हैं, सर सीने पर झुके हैं और हुलिया ऐसा है कि किसी मुल्क के सिफारती नुमाइंदों की बजाय भिखारी लग रहे हैं। दोनों सफीर मुगल शहंशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो उम्माल ने उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म दिया। सख्त गिर सफेद रीश बादशाह ने उन्हें सख्त डांट पिलाई और फिर पूछा कि वो क्या चाहते। दोनों ने पहले तो गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जराइम का एतराफ किया और मुआफी की दरख्वास्त की, फिर कहा कि उनका जब्त शुदा तिजारती लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया जाए और सैयदी याकूत को बम्बे के किले का मुहासरा खत्म करने का हुक्म दिया जाए। उनकी अर्जी इस शर्त पर कबूल हुई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपए हर्जाना अदा करें, आइंदा फर्मा बरदारी का वादा करें और बम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी का सदर जॉन चाइल्ड हिंदुस्तान छोड़ दे और दोबारा कभी यहाँ का रुख न करे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अंग्रेजों के पास ये तमाम शराइत सर झुकाकर कबूल करने के अलावा कोई चारा न था, सो उन्होंने तस्लीम कर ली और वापस बम्बे जाकर सैयदी याकूत को औरंगजेब का खत दिया। तब जाकर इसने मुहासरा खत्म किया और किले में बंद अंग्रेजों की 14 महीनों बाद गुलो खलासी हुई। हैमिल्टन ने लिखा है कि जंग से कबल बम्बे की कल आबादी 700 से 800 के दरमियान थी, लेकिन जंग के बाद 60 से ज्यादा लोग नहीं बचे थे। बकिया तलवार और ताउन की नजर हो गए। दाग मिटाने की कोशिश। आने वाले बरसों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस खिजालत आमेज जंग के वाकयात को इंग्लिस्तान के अवाम तक न पहुंचने दिया जाए। चुनांचे कंपनी के पादरी जॉन ओविंगटन ने 6 साल बाद जब इस जंग का अहवाल लिखा तो उसने तमाम तर मलबा मुगलों की वदा खिलाफी पर डाल दिया। इस पर कंपनी ने इसे 25 पाउंड का इनाम भी दिया, जो इस जमाने में खासी बड़ी रकम थी। ओविंगटन अपनी किताब में जगह जगह अंग्रेजों की बेजिगरी का अहवाल बयान करता है, जिन्होंने 10 गन्ना बड़े दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। यही नहीं, वो दावा करता है कि इस जंग में अंग्रेजों को नहीं बल्कि सैयदी याकूत को शिकस्त हुई थी। मजीद ये कि इसने मुगल दरबार में अंग्रेज सफीरों के बर्ताव का जिक्र भी सिरे से गोल कर दिया है। हैमिल्टन ने किताब तो लिखी, लेकिन इसे शाये होते हुए 40 बरस बीत गए। इस दौरान पिल्लों के नीचे से इस कदर पानी बह चुका था कि उसे कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं मिल सकी। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि अगर औरंगजेब अंग्रेजों को मुआफी न देते
और उन्हें हिंदुस्तान से निकाल बाहर करते तो आज बे-सगीर की तारीख क्या होती। नाज़रीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।